प्रिय साथियों नमस्कार। आशा है आप सभी सकुशल व प्रसन्नचित होंगे। आइए सुनते हैं भाग 18 आपके प्रिय कृष्णपाल के स्वर में। नवाब अली बहादुर गार्डन और स्क्रीन के पास आया जाया करते थे, परंतु गार्डन के पास बहुधा पेंशन बढ़ाने की आशा अभी जीर्ण नहीं हुई थी। उनको इधर की खबर पीर अली दिया करता था। वे इन खबरों को गार्डन के पास पहुंचा देते थे। पीर अली ने दीवान जवाहर सिंह के आने का समाचार नवाब को दिया, परंतु वह और तात्या चले गए। तब नवाब ने कहा, कुछ दाल में काला है। जवाहर सिंह कटीली वाले राजा की फौज के एक बड़े अफसर रहे हैं। बिठूर से उस आदमी का इन्हीं दिनों आना इल्लत से खाली नहीं है। क्या कर्नल जमा खां भी इन लोगों से मिले? पीर अली ने उत्तर दिया, कह नहीं सकता, अनुमान करता हूँ कि जरूर मिले होंगे। कर्नल साहब की हवेली में ही तो वह बिठूर वाला ठहरा था। उसको टोपे कहते हैं। इन लोगों में क्या बातचीत हुई या किस प्रसंग की चर्चा हुई, यह जानने की जरूरत है। मैंने जानने की कोशिश की, लेकिन वे लोग दीवान रघुनाथ के यहाँ ऐसी जगह बैठे थे कि वहाँ से सुनाई नहीं पड़ सकता था। ये लोग रानी साहब के पास भी गए? जी हाँ गए, और हंसते खुश होते हुए लौटे। कर्नल साहब के यहाँ वह टोपी या टोपे क्या करता था? कर्नल साहब की हवेली के नज़दीक नाटकशाला वाली जूही रहती थी। मुझको मालूम होता है कि उस टोपे के लिए वह चुंबक है, हो सकता है, और इसलिए शायद वह कर्नल साहब के यहाँ ठहरता है। मगर जवाहर सिंह का और इस टोपे का रघुनाथ सिंह की भीतरी बैठक में देर तक बातचीत करना किस मतलब से हुआ होगा? खुदा बख्श कहाँ है? वह तो मोती बाई के पीछे दीवाने हो रहे हैं। मोती बाई रानी साहब के पास कभी जाती हैं? जी हाँ, कभी कभी। उससे काम नहीं निकाला जा सकता? कोशिश करूँगा। नवाब साहब सोचने लगे। बोले, मोती बाई को मेरे पास ले वाला हो, गाने के बहाने से। पीर अली, लेकिन वह कहीं भी नहीं गाती, बहुत कम बाहर निकलती है। नवाब, मेरे यहाँ गाएगी, लेकिन खुदा बख्श को खबर ना हो। खुदा बख्श से बाद में बातचीत की जाएगी। पीर अली अपने घर गया, देखा मोतीबाई मौजूद है। पीर अली ने सोचा, बहुत अच्छा शकुन हुआ। आओ भगत के बाद उसने मोतीबाई से बातचीत की। मैं तो आपके यहाँ आने वाला था, प्रसन्न होकर पीर अली ने कहा। मोतीबाई ने मधुर मुस्कान के फूल बरसाए, साड़ी का घूंघट खींचा, गर्दन मोड़ी, बोली, मैं खुद आ गई। आप किस लिए कष्ट कर रहे थे? नवाब साहब को गाने का शौक़ हुआ है। कहा, अकेले में सुन लूँगा, महफिल न होगी, और मैं भी यही सोच कर आई हूँ। अब पर्दे में गुजर बसर नहीं होती। खुलेआम तो नाचना गाना मुझसे न होगा, चाहे भूखो ही भले मर जाऊँ। मगर नवाब साहब सरीखे बड़े आदमियों को सुना, अपने मुझको कोई उजर न होगा। नवाब साहब भी यही फरमाते थे। वह महफिल नहीं जोड़ेंगे। आप भी सुना करिए। मैं तो फ़र्ज और शौक़ दोनों के लिए मौजूद रहूँगा। उस्ताद मुगल खां के ध्रुपद से जब जी भर जाए, तब आपका ख्याल और नाटक में गीत की मौज पैदा कर सकते हैं। सच पूछिए तो न दिल भर का समय हो और न मुगल खां साहब को सुना जा सके। तो मैं कितने बजे आऊँ? मेरे ख्याल से शाम का वक्त अच्छा रहेगा। जी हाँ, लेकिन मैं 8 बजे तक आ पाऊँगी। हाँ ठीक है, 2 घंटे क्या कम हैं? मोतीबाई समय बिल नियुक्त करके चली गई। पीर अली ने सोचा, उम्र बहुत बढ़ गई है, मगर अब भी झूमती फुलवारियों सा मदमाता यौवन है। पीर अली ने नवाब साहब को सूचना दी। संध्या के 6 बजे मोतीबाई आ गई। पर्दे की आड़ टूट गई। प्रारंभ में जरा शर्माते शर्माते अली बहादुर ने सोचा, स्वाभाविक है। उनको आश्चर्य यही था कि रंगमंच पर बिना किसी शील संकोच के नृत्य गान करने और हाव भाव बिखेरने वाली अभिनेत्री इतने दिनों और ऐसे पर्दे का ढोंग क्यों कर रही? नवाब ने रसीलेपन से कहा, मैंने रंगशाला में आपकी कला का कमाल देखा है। समझ में नहीं आता था कि इतना लाज संकोच और पर्दा मेरे घर आकर भी आप क्यों करती रही हैं। हुजूर, मोतीबाई बोली, आदत पड़ गई थी, अब भी बिल्कुल नहीं छूटी है। गुजर के लिए पर्दे को कम कर दिया है, लेकिन बिल्कुल तो नहीं छोड़ सकूँगी। बहुत लोगों ने अंग्रेज़ सरकार की नौकरी कर ली है, मुझे तो कोई नौकरी मिल नहीं सकती, इसलिए गाने बजाने से पेट भरना तय कर लिया है। आप सरीके कुछ रईसों को खुश करना ही मेरे गुजर के लिए काफ़ी होगा। नवाब ने सोचा, मोतीबाई शौक हो गई है, उसकी वह शौकी उसको भली मालूम हुई। मोतीबाई ने लगभग 1 घंटा गाया, नाचा, परंतु इसके बाद न तो नवाब साहब का मन लगा और न मोतीबाई का। नवाब साहब ने कहा, जरा सुस्ता लीजिए, फिर देखा जाएगा, तब तक बातें करें। पीर अली पान ला। पीर अली ने पान दिए।
नवाब ने पूछा, कभी आप महलों में जाती हैं? काम ही क्या पड़ता होगा। जाती हूँ, मोतीबाई ने उत्तर दिया। रानी साहब भजन सुनती हैं? उनको मीरा के भजन बहुत पसंद हैं। रोज़ तो नहीं जाती हूँ, कभी कभी सुना आती हूँ, वो थोड़ा बहुत मिल जाता है। रानी साहब की पेंशन से बहुत लोगों को सहारा मिलता है, इसलिए बेचारी को मुश्किल का सामना करना पड़ता होगा। ज़रूर, मगर वह बहुत उदार हैं। उनका निजी खर्च तो बहुत कम है, दान पुण्य में बहुत दे डालती हैं, बहुत नेक हैं। और फिर इधर उधर के आने जाने वाले और नाते रिश्तेदार के लोग पुराने मुलाजिम लगे हैं, उनको भी कुछ न कुछ देना ही पड़ता होगा। मोतीबाई की एक आंख के कोने पर सजगता आई। दरवाजे से सटा हुआ पीर अली कान खड़े करके सुनने लगा। मोतीबाई ने मुस्कुरा कर कहा, आते तो बहुत लोग हैं, पर उनको लेते देते मैंने नहीं देखा। यही क्या कम है कि रानी साहब उनको बातचीत ही के लिए काफ़ी समय देती होंगी। फिर अली बहादुर ने सुझाव दिया, पूजा पत्री और सवारी कसरत में भी कई घंटे निकल जाते हैं। मोतीबाई ने तुरंत कहा, न मालूम कहाँ से दुनिया भर के कामों के लिए वह समय निकाल लेती हैं। सवारी कसरत कुश्ती करती हैं, औरतों को सिखाती हैं, पूजा करती हैं, गीता को सुनती हैं और न जाने कितने स्त्री पुरुषों से बातचीत करती हैं। इसी बीच में कभी कभी मेरा गाना भी सुन लेती हैं। तुम्हारा गाना तो भाई जी देवताओं को भी लुभा लेगा, अली बहादुर ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। मोतीबाई मुस्कुराई, झेप का अभिनय किया, फिर भोलेपन के साथ बोली, उन्होंने एक काम जरूर बहुत कम कर दिया है, शायद छोड़ ही दिया हो, राम नामी गोलियों का बनाना और अकेले में बैठकर मछलियों को खिलाना। यह काम अब उनकी सहेलियाँ करती हैं। दासियाँ बाई जी? वह उनको दासियाँ नहीं कहती, सहेलियाँ कहती हैं। वह बड़ी नेक हैं बाई जी। अब तो उन्होंने पर्दा छोड़ दिया है, मैंने भी दर्शन किए हैं। न मालूम पहाड़ों और नदियों के में घूमने में उनको क्या मज़ा आता है। मुझसे भी घोड़े की सवारी के लिए कहा था। सचमुच आपने सीखी? पहले तो बहुत डर लगा, पर अब थोड़ा थोड़ा सीख गई हूँ। उनकी सहेली सुंदर बड़ी अच्छी सवार है, वही सब औरतों को सिखाती है। क्या औरतों को हथियार चलाना सिखाया जाता है? वह तो लाजमी है। आपने भी सीखा है? सीख रही हूँ। किस मतलब से? मैं तो अपने हाथ पैर अभी बरसों अच्छी हालत में रखना चाहती हूँ, इसलिए सीखती हूँ। केवल इसी मतलब से रानी साहब सवारी कसरत इत्यादि करती हैं, और मतलब मुझको मालूम नहीं। आपको घोड़े पर सवार देखकर मुझको बड़ा अच्छा लगेगा, शायद फरेरू आ जाए। आपकी तंदुरुस्ती, रूप, रंग सब पहले से बहुत अच्छे हैं, कारण यही कसरत सवारी वगैरह है। अली बहादुर ने सोचा, स्त्री को पराजित करना हो तो उसकी प्रशंसा करो। मोतीबाई पराजित से जान भी पड़ती थी। मुस्कुराकर, झेंपकर, सिमटकर उसने आंखों में मादकता उड़ेली। बोली, हुजूर ने तो यूँ ही बहुत तारीफ कर डाली। नवाब ने कहा, मैंने झूठ नहीं कहा। फिर हंसने लगे। पान खाया और खिलाया। सतर्कता के साथ पूछा, कौन कौन लोग रानी साहब के पास आते हैं या आए हैं? मोतीबाई ने अविलंब उत्तर दिया, हाल में बहुत लोग आए हैं। बिठूर से तात्या टोपे, कटीली से दीवान जवाहर सिंह, एक कोई दुलाजू, कोई क्या विनय करूं, बहुतों के नाम ही याद नहीं आ रहे हैं, आगे याद रखा करूंगी ज़रूर, और मुझको बता दिया करो। रुपये पैसे की कुछ मत करना, जो कुछ थोड़ा सा मेरे पास है वह अपना समझो। आपकी बहुत कृपा है, मैं एहसानों को कभी नहीं भूलूंगी, और आने जाने वालों जो कुछ बात किया करेंगे वह भी मुझको सुना दिया करिए। अभी हाल में कोई ख़ास बात हुई हो तो? हाँ, कुछ बातें मुझको मालूम है, निवेदन करूं? अवश्य, मैं ध्यान से सुनूंगा। रानी साहब गोद लिए राजकुमार का जनेऊ करना चाहती हैं, उसी का मशविरा हो रहा है। दीवान जवाहर सिंह और रघुनाथ सिंह से? जी हाँ, वे सभी पुराने नौकरों और सब नातेदारों को तथा शहर के और देहात के रईसों को उस मौके पर बुलाएंगे। चूँकि रानी साहब को अपने पुराने आदमियों के सही पते नहीं मालूम, इसलिए जो लोग आते हैं उनके साथ इसी प्रसंग की चर्चा करती हैं। वह राजकुमार के जनेऊ पर बहुत खर्च करेंगी। आगे कोई और बात मालूम पड़े तो मुझको आप जरूर बताना। अपना कर्तव्य और सौभाग्य समझूंगी, कहकर मोतीबाई चलने को हुई। उसने मुस्कुराकर एक कटाक्ष किया। नवाब साहब ने पान दिया। मोतीबाई ने कहा, मैं सीधी रानी के पास महल जाऊंगी, उनको एक आध भजन सुनाकर फिर घर पहुंचूंगी। यदि कोई खास बात मालूम पड़ी तो सेवा में आकर अर्ज करूंगी। पीर अली ने अनुरोध किया, मैं आपको महल तक पहुंचाऊं? मोतीबाई ने इनकार नहीं किया। मार्ग की चहल पहल कम हो गई थी, परंतु बंद नहीं हुई थी। मोतीबाई ने अवसर पाकर पीर अली से कहा, नवाब साहब के सामने का पर्दा तोड़ दिया, अब और लोगों के सामने भी निकलने लगूंगी।
पीरली समझ गया, बोला खुदा बख्श साहब मेरे दोस्त हैं, उनसे कहूँगा तो वह मेरा मुँह मीठा करा देंगे। जी नहीं, अभी नहीं, वह बहुत दिक्कत करते हैं, आपके जैसा मिजाज और कायदा उन्होंने नहीं पाया है। पीरली प्रसन्न भी हुआ और सहमा भी। कायदा शब्द उसको खटका। वह मोतीबाई को महल के फाटक तक पहुँचाकर लौट आया। रानीबाई कथा वार्ता का सुनना समाप्त कर चुकी थी। मोतीबाई ने आकर प्रणाम किया। सब लोग चले गए। रानी ने उससे पूछा, क्या हाल है मोती? मोती ने अनु के साथ कहा, सरकार को मीरा का एक पद सुना दो, तब कुछ निवेदन करूँगी। मोती ने तंबूरे पर मीरा का एक पद गाया। फिर तंबूरा जहाँ का तहाँ रखकर बोली, सरकार के विरुद्ध एक जासूस और पैदा हो गया है। रानी ने शांत भाव से कहा, कौन है मोती? नवाब अली बहादुर। मुझको संदेह तो नवाब साहब पर पहले से ही था, क्या बात हुई? मोतीबाई ने ओर से छोर तक सब सुनाया। जनेऊ के संबंध की बात को सुनकर रानी बोली, मुझको तेरी बुद्धि पर अचरज होता है मोती। मेरे मन में दामोदर राव का जनेऊ कराने की और अपने लोगों को निमंत्रित करने का समारोह करने की बात कुछ दिन से उठ रही है, पर मैंने उसको प्रकट किसी पर नहीं किया। तूने कैसे जान लिया? सरकार, मोतीबाई ने उत्तर दिया, एक दिन राजा भैया से आपने कहा था तुम्हारा जनेऊ होगा, इतना मुझे याद था, उसी को काम में ले आई। रानी ने मुस्कुराकर प्रस्ताव किया, तुमको खुदा बख्श की भी जांच करनी है। मोतीबाई ने जरा सा सिर नवाया, फिर दृढ़ स्वर में बोली, सरकार यदि काम के निकले तो फर्द में नाम रहने दीजिएगा, नहीं तो काट कर अलग कर दीजिएगा। मुझको विश्वास है मोती, रानी ने कहा, लोहा लोहा ही सिद्ध होगा। रानी ने पूछा, जूही और दुर्गा कुछ कर रही हैं? मोतीबाई ने उत्तर दिया, हाँ सरकार, दुर्गा फौज के हिंदुस्तानी अफसरों को नाचना गाना प्रदर्शित करती हैं और उनसे भेद लेती हैं। जूही की परीक्षा बाकी है। मेरा संबंध तो प्रकट नहीं होता? रानी ने प्रश्न किया। नहीं सरकार, मोती ने उत्तर दिया। रानी ने कहा, मुझको तुम्हारी बुद्धि और अभिनय कला पर भरोसा है। मोतीबाई ने उत्साह के साथ आश्वासन दिया, यदि मेरा अभिनय श्री चरणों की कुछ भी सेवा कर सका तो मैं अपने जन्म को सार्थक मानूंगी। मोतीबाई अपने घर चली आई। भाग 18 यहीं समाप्त करते हैं। आपसे अनुरोध है, कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा अपने सुझाव कमेंट के रूप में अवश्य दें, ताकि आपकी प्रेरणा से अच्छा कर सकूं। आप सभी का शुभचिंतक कृष्णपाल। धन्यवाद।